नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान जिला रांची के तकनीकी विशेषज्ञ पी पटमांझी से। अभी का सीजन बारिश का समय है। अभी कुसमी ला भी काट रहा है, रोंगिनी लाख भी काट रहा है और एक तरफ से कुसमी ला भी लग रहा है, रोंगिनी लाख भी लग रहा है। कुसमी लाख बेर और कुसुम पेड़ में लग रहा है, रोंगिनी लाख पलास पेड़ में लग रहा है। लाख केरीना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है। लेकिन कोई कोई किसान जून महीना पहला हफ्ता में लगा दिया और जल्दी निकलने वाला कुसमी ला कीड़ा, तो वो किसान फूकी भी खुल लिया। अगर कोई किसान फूकी खुल लिया तो लाख लगाने से 25 से 30 दिन के अंदर कुसमी ला होगा। तो आप ये इंडोक्साकार्ब या ईसाकार्ब 10 लीटर पानी में 7 ml डालिए। उसके साथ फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम होगा तो 1 ग्राम 1 लीटर में डालिए और हेक्साकोनाजोल होगा तो 1 लीटर में 1 ग्राम डालिए। कीटनाशक फफूंदनाशक मिला के छिड़काव कीजिए। जहां जहां कीड़ा बैठा हो उसमें भिंगा दीजिए, नहा दीजिए। यहाँ थोड़ा झटक लगा के मत कीजिए, नहीं तो ये शुरू वाला कीड़ा पहला छिड़काव में कवच नहीं बना हुआ, ये गिर जाएगा। कीट पौधों के डंठलों में रहते हैं, जिनमें से शिशु कीट निकलते हैं। इन डंठलों को बीहन लाख कहते हैं। बीहन लाख से शिशु कीट निकल जाने के बाद बंधी लाख डंठलों को फूकी कहा जाता है। शिशु कीट के बीहन लाख से निकल जाने के बाद डंठलों को पेड़ से हटा ले, नहीं तो इसमें मौजूद शत्रु कीट बीहन लाख से जन्मे शिशु कीटों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। कोई किसान यहाँ जैसा अभी ला लगा हुआ देख रहा है, उसी तरह ला लगाया लेकिन फूकी नहीं खुला, तो जरूर आप लाख लगाने से कुछ दिन के बाद जरूर फूकी खुलिए। अगर फूकी नहीं खुलेंगे तो लाख में जो शत्रु कीड़ा है वो नया फसल में बैठ जाएगी। इसलिए कुछ दिन के बाद शिशु कीड़ा निकलना खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूर कुछ दिन के बाद फूकी खुल के ले लीजिए, उसको छिल के मार्केट में बेच दीजिए। अभी अच्छा मार्केट है, 800-900 रुपया किलो छिली लाख जा रहा है। फूकी खुलने के बाद मैं जैसा बताया ऐसा ही छिड़काव कीजिए। उसके बाद कुछ लाख अभी अगस्त फर्स्ट वीक में निकलने वाला है, तो आप कुसुम पेड़ में जो लाख काटेंगे तो संपूर्ण नहीं काटना। जिसमें ज्यादा लाख कीड़ा बैठा हुआ लगभग 80% लाख काटिए, बाकी 20% वहाँ नरम टहनी के पीछे छिटपुट सेल्फ के लिए छोड़ दीजिए। जो लाख काटेंगे उसी लाख को फिर आप लगभग एक बिता का लंबा करके टुकड़ा टुकड़ा करके सिकटर से काटिए और 100-100 ग्राम बंडल बना के आप जिस पेड़ में डाली निकला है उसमें लगाइए। और अभी जो कुसमीला लगेगा तो जरूर बेर पेड़ में लगाइए, क्योंकि बेर पेड़ का पत्ता छूटा है, हवा आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो फफूंद नहीं लगेगा। अगर बेर पेड़ नहीं तो कुसुम पेड़ में, जिस पेड़ में घना पत्ता नहीं उसमें लगाइए। रोंगिनी ला के लिए जो आप ये पलस में लगा हुआ तो उसमें भी अगर फूकी खुला है तो पहला छिड़काव करेंगे तो रोंगिनी ला के लिए आप फिप्रोनिल या रीजेंट का नाम में मिलता है, 1 लीटर में 1.5 ml। उसके साथ फफूंदनाशक बाबिस्टिन होगा तो 1 ग्राम, नहीं तो हेक्साकोनाजोल होगा तो 1 ml फफूंदनाशक कीटनाशक मिला के रोंगिनी ला के लिए छिड़काव कीजिए। ये ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, रोंगिनी के लिए होगा तो कीटनाशक रीजेंट होना चाहिए, कुसमी के लिए होगा तो इंडोक्साकार्ब होना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि दवाओं का छिड़काव उन्हीं स्थानों पर करें जहां पर लाख कीट बैठा हो। इसके अलावा दवाओं का छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग छिड़काव के लिए नहीं करें। ऐसा करने पर दवा लाख कीट से सुरक्षा कवच को तोड़कर कीट के संपर्क में आ जाएगी और लाख कीट भी मरने लगेंगे। इसके अलावा दवाओं का छिड़काव आसमान साफ होने पर ही करें। पोषक पेड़ों में कोमल तथा रसदार टहनियां पाने के लिए पेड़ों की हल्की कटाई छटाई एक निश्चित समय में करना आवश्यक है, जिससे इसके कीट का पालन आसानी से किया जा सके। कुसुम वृक्ष के लिए कटाई छटाई जनवरी, फरवरी और अप्रैल से जुलाई में की जा सकती है। पलाश के वृक्ष की कटाई छटाई हमेशा पतझड़ के बाद नई कोपले आने के पहले की जाती है। बेर फसल की कटाई छटाई मई महीने में करें। ये अभी के लिए इतना कीजिए और भविष्य में
और दिक्कत होगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, तो हम भविष्य के लिए बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार, जोहर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष नए फलदार पौधे लगाए थे, वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं। लेकिन बारिश के मौसम में कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों के कारण इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई बार पौधे सूखकर मर जाते हैं। ऐसे में अभी नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। 1 साल पुराना जो बाग रहता है उसका प्रबंधन के लिए हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 1 साल पुराना ऑर्चर्ड हो गया है, तो हमको 1 साल पहले जब हमने प्लांटिंग के टाइम पे जितना फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था, तो इसके बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल होता है वो भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमको 1 साल बाद उसमें पानी का और फर्टिलाइज़र का बहुत ही महत्व रखना चाहिए। फर्टिलाइज़र हमको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में देना चाहिए, ना तो ज़्यादा देना चाहिए ना तो कम देना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो उसमें बर्निंग इफेक्ट या स्कॉर्चिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आम में अगर हम फर्टिलाइज़र, पोटेशिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे देंगे या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश दे देंगे तो हमको उसमें क्लोरोसिस के सिम्टम दिखाई देंगे। इसीलिए आम में हमको क्या करना चाहिए, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश को अवॉइड करके सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें और बारिश की अधिकता होने पर खेतों में जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। तो हमको इरिगेशन टाइमली देना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं पे पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है उसमें हमको महीने में एटलीस्ट 3 पानी ऑर्चर्ड में देना ही चाहिए। अगर बारिश की उपलब्धता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको फिर पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है वीड मैनेजमेंट। हमको खरपतवार भी नियंत्रण उसमें करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको मल्चिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जड़ के चारों तरफ कर देना चाहिए। मल्चिंग से क्या होगा कि हमारा एक तो पानी कम लगेगा, मॉइस्चर लॉस कम होगा, दूसरा हमारा वीड भी कम ग्रो करेगा। इससे हमको 2 फायदे हो जाएंगे। मल्चिंग के अलावा अगर ज़्यादा वीड बड़ा हो गया हो तो हम केमिकल हर्बिसाइड की तरफ जा सकते हैं और हमको वीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। पौधों को सहारा देना। नए लगाए गए पौधों को बांस या लकड़ी लगाकर सहारा देना चाहिए, जिससे वह तेज हवा से टूटे नहीं। कलमी पौधों में इस तरह की सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है प्रूनिंग, क्योंकि 1 साल पुराना पौधा ऐसे ही अपने आप ग्रो करता रहता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ता है, उसको कैनोपी मैनेज करना पड़ता है कि कैसे हमको अच्छा लुक देना है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमको फ्रूट में कन्वर्ट की जा सके। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि 1 मीटर के ऊपर से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि 3 से 4 ब्रांचेस छोड़ते हैं, लेकिन ये क्रॉप बाई डिफ़र करता है। तो हमको बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए ताकि मैक्सिमम सनलाइट कैनोपी के अंदर प्रवेश हो सके। 1 साल पुराने बाग में क्या होता है कि मोस्टली सारी फ्लसेस होते हैं जो एक्टिव ग्रोथ स्टेज में होता है, क्योंकि इसका विगरस प्लांट्स होता है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली ग्रो करता है, तो इसमें पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमको पेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। समय समय पर हमको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए इंडिविजुअली प्लांट्स को, ताकि हमको किसी भी प्रकार का पेस्ट अगर दिखे, अगर उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से पर दिखाई दे रहा है तो उसको हमको तुरंत ही कंट्रोल करना चाहिए। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथेन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं।
इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। फर्टिलाइज़र देने के लिए हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑर्चर्ड एकदम नया होता है और हमारा प्लांट्स एकदम ग्रोथ स्टेज में होता है, तो इसको हम 30 सेंटीमीटर जो प्लांट से दूरी छोड़ करके उसके बाद उसमें सॉइल में हम फर्टिलाइज़र देते हैं और उसको 15 सेंटीमीटर की मिट्टी में देकर हम खोद के मिला देते हैं, ताकि फर्टिलाइज़र जो है डायरेक्ट रूट जोन में, फीडिंग रूट जोन में पहुंच जाए। इससे हमको फर्टिलाइज़र का लॉस कम होगा और अधिक से अधिक उपज मिलेगी, ताकि और हमारे पौधे की हेल्थ जो है वो भी सही दिखेगी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में की शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये। और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है, पशु अशांत हो जाएगी, खाना पीना भी, खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है, हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। हम इसके लिए क्या होता है, जो अगर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो गया है, जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का मतलब हो गया, सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर क्या जांच है, जिसमें पीएच पेपर से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते, पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है, तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है, अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे, क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है और उससे मैस्टाइटिस रोग थनैली जो रोग है वो पशुओं को, दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए, वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है, तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बाँट है, जो साफ, जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल ले और उसके बाद है कि
जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल, पोटासियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल करें अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे, क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें, नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। थनैली रोग का जब इलाज किया जाए और जब उसे इंट्रामेमरी यानी कि और भी दूसरे माध्यम से अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है पशु को, दुधारू पशु को, तो ये जरूरी है कि उस दूध को कम से कम 48 से 72 घंटा तक डिस्कार्ड किया जाए। और जो थनैली रोग का जो दूध है उसको अपने भी क्या होता है, खुद में क्या होता है, उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें, क्योंकि ये बीमारी का कारण इंसानों में भी बीमारी का कारण बन सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महनार, जिला वैशाली के कृषक हरीश यादव ने। ये प्याज की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरीश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो बरसात का सीजन है, अभी हमारे किसान भाई ये बरसाती प्याज का जो खरीफ मौसम में प्याज की खेती करते हैं, तो ये प्रचलन में आ गया है और प्रभेद का चयन करके हमारे किसान भाई बरसाती प्याज और खरीफ मौसम में प्याज की खेती भी करने लगे हैं और ये भी प्रचलन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में खास करके सावधानी वैसे खेत लें जो अपलैंड है, जहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, पानी आसानी से जो बरसाती पानी है वो निकल जाए। प्याज की फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। बाद में खेत को जोतकर पाटा लगाया जाता है, जिससे खेत समतल हो जाए। और उसी खेत में फर्स्ट जुताई के समय 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट का प्रयोग करें और नेत्रजन फास्फोरस 120 केजी और नेत्रजन 120 केजी और फास्फोरस 80 और पोटास 80 केजी का प्रयोग करें। सल्फर का भी इसमें प्रयोग 20 से 40 किलो किसान भाई करेंगे तो ये काफ़ी फायदेमंद है। और खेत की अंतिम जुताई के समय नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा देके अंतिम जुताई के समय डाल के पाटा के साथ जुताई कर दें। वर्तमान समय में जलवायु के हिसाब से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए प्याज की कई उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। प्याज की यह किस्में रबी और खरीफ की किस्मों में बांटी गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले प्रभेद का चयन कर लें। जो बहुत पॉपुलर वैरायटी है जो N53 है, ये नासिक की वैरायटी है, जो कि अब नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बढ़िया खरीफ मौसम में कर रहा है, तो इसका चयन कर लें। दूसरी एग्रीफाउंड डार्क रेड भी है, अर्का कल्याण है और बसंत 780 है, ये भी अच्छी प्रभेद है। भीम सुपर करके भी आता है। कई प्रभेद है जो बरसात के समय भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लगभग ये 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो जाता है, जो कि हमारे किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इस समय आप किसान भाई जानते हैं कि प्याज का रेट भी अच्छा मिलता है, तो इस पर ध्यान दे के हमारे किसान भाई बरसात में भी खेती प्याज की कर रहे हैं। तो प्रभेद का चयन कर लीजिए किसान भाई। उसके बाद जो इसमें जब बीज बुआई का समय है, जून से जुलाई है, इसी समय आप बीज की बुआई कर दें। और जब ये लगभग 1 महीना का या 25 से 30 दिन का हो जाता है, तो मध्य जुलाई से मध्य अगस्त में इसका रोपनी की जाती है। बीज की मात्रा जो किसान भाई 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है। प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम हो, इसके लिए रोपाई से पहले
पौधों को उपचारित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पौधों को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 10 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर पौधों को उपचारित करने के बाद रोपाई करें। और उसी खेत में किसान भाई आप बरसात सूखी विधि से और गीली विधि दोनों विधि से आप कर सकते हैं। जब आपका 25 से 30 दिन का हो जाए पौधा तो आप उसमें 15 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर दें। उस समय किसान भाई एक प्रॉब्लम आता है जो कि खरपतवार का प्रॉब्लम है, उसका निकाय गुड़ाई भी किसान भाई लगभग 25 से 30 दिन पर करें। प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत होती है क्योंकि खरपतवार होने से कीट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।